बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज विद रियाजुद्दीन। क्रिकेट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पर शुरू हो रहा है और गैर मुतफ़क़े तौर पर जनाब बांग्लादेश की टीम जो है उसमें शामिल नहीं है। बांग्लादेश को आईसीसी की जानिब से दोहरे मेयार का सामना करना पड़ा है। आपको याद होगा कि भारत ने गुज़श्ता साल पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर शिरकत करने से इनकार कर दिया और ये भारत का वतीरा रहा है कि वो हमेशा से सियासत को खेलों में शामिल करता रहा है। यकीनन बांग्लादेश के साथ जो ज़्यादती हुई है आईसीसी टी20 में, जिस तरह से वो शामिल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। बांग्लादेश को दाद देनी होगी कि उसने उसूलों पर सौदेबाजी नहीं की। यकीनन दुनिया पैसा नहीं उसूल देखती है। बहरहाल पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ ज़्यादती पर उसका साथ देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में साबिक क्रिकेटर्स भी बांग्लादेश की हिमायत में आवाज़ उठा रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के जो क्रिकेटर्स हैं वो भी बांग्लादेश की हिमायत में बात कर रहे हैं और वो भी ये कहते हैं कि ये दोहरा मेयार है और बांग्लादेश की टीम के साथ ये ज़्यादती है। बांग्लादेश की जगह इवेंट में शामिल होने वाली टीम जो है वो स्कॉटलैंड ने भी बांग्लादेश से इजहार हमदर्दी किया है। आगे देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या कुछ सामने आता है। और जनाब वर्ल्ड कप से पहले जो है ऑस्ट्रेलियन टीम जो है इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है और जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं दूसरा मैच जो है वो खेला जा रहा है। पहले मैच में पाकिस्तान की टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब ने ऑल राउंडर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। उन्होंने 2 विकेटें भी हासिल की और उसके साथ साथ 40 रन भी बनाए, जबकि सलमान अली आगा जो हैं वो भी शानदार परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे। 39 रन बनाए उन्होंने और छक्के भी लगाए जनाब, उन्होंने 4 और 2 चौके भी लगाए, तो उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही। ख़ास तौर से सलमान अली आगा के मुतालिक ये कहा जाता रहा है कि वो टी20 में इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन बहैसियत कप्तान जो नंबर ऑफ़ मैचेस हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा जीते हैं, तो वो खुशकिस्मत कप्तान है। लेकिन देखना ये होगा कि वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस जो है बहैसियत कप्तान भी और बहैसियत खिलाड़ी भी क्या होती है। बहरहाल जनाब लगता है ऐसा है कि जो स्पिनर्स हैं वो पाकिस्तानी बैटर्स को परेशान कर रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के ज़्यादातर बैटर जो हैं वो एडम जंपा का जो है निशाना बने हैं और ऑस्ट्रेलियन स्पिनर जो है उन्होंने जनाब अपनी महारत का सबूत दिया है। 4 विकेटें उन्होंने हासिल की। लेकिन जनाब एक बात और है कि इस ऑस्ट्रेलियन टीम में वर्ल्ड कप में जो उनकी टीम शामिल होगी उसके जो हेजलवुड हैं, पैट कमिंस हैं, नेथन एलिस हैं और क्लीन मैक्सवेल जो हैं वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन देखना होगा कि ये सीरीज़ जो है किस टीम के नाम होती है और जब ये 4 खिलाड़ी उनको ज्वाइन करेंगे ज़ाहिर वर्ल्ड कप में तो उनकी परफॉर्मेंस जो है किस तरह से सामने आती है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हॉकी की। जनाब हॉकी के हवाले से अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कौमी हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को $115 योमिया देने का ऐलान किया। लेकिन जनाब ये जो $115 हैं योमिया ये सिर्फ महदूद हैं जनाब वाला सिर्फ और सिर्फ प्रो लीग के हवाले से, यानी जब तक प्रो लीग होगी उस वक्त तक ये जो है उनको $115 दिए जाएंगे। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो पैसे मिल रहे हैं। लेकिन जनाब दूसरी जानिब प्रो लीग का दूसरा मरहला जो है वो शुरू हो गया है और पाकिस्तान की टीम जो है 2 मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से खेलने जा रही है। पाकिस्तान की टीम जो है 10 फरवरी को जो है दूसरा मरहला जो है इसके मैचेस जो है पहले उसका मैच होगा ऑस्ट्रेलिया से 10 फरवरी को, 11 फरवरी को हमारी टीम खेलेगी जर्मनी से, 13 फरवरी को एक मरतबा फिर ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल होगी और 14 फरवरी को दूसरा मैच जो है वो जर्मनी से खेला जाएगा। देखते हैं कि जनाब इसमें क्या परफॉर्मेंस होती है। और जनाब इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं उसमें साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक
जिनकी लास्ट 80s में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस हुआ करती थी। मुख्तलिफ टीमें जो पाकिस्तान आती थी उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही आला होती थी, और उन्होंने MCB को भी रिप्रेजेंट किया, कराची की टीम को रिप्रेजेंट किया, और कराची मतलब ये कि उसके साथ साथ पाकिस्तान, और उसके साथ साथ जनाब उनकी जो सरकर्दगी में मैं ये समझता हूँ कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे आप यूनुस खान ले लें, शाहिद आफरीदी ले लें, मोहम्मद यूसुफ ले लें, और भी दूसरे खिलाड़ी जो है, जब मतलब एक MCB ने हंट किया था प्रोग्राम, तो उसमें इन खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, और उनको अनवारुल हक हैं, उन्होंने ही मतलब ये कि उनको कोचिंग भी की थी, प्रैक्टिस भी कराई थी, टिप्स भी दी थी। तो अनवारुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। अनवारुल हक, अस्सलाम वालेकुम। सलाम रियाज, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह अल्लाह का शुक्र। और जनाब उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौजूदा इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी हैं शाहज़ेब खान। और शाहज़ेब खान के मुतालिक मैं बताता चलूँ कि इस वक्त वो करंट भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 2021 से 2024 तक उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह के टूर्नामेंट्स में शिरकत की। सबसे पहले उन्होंने एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जो कि इंडिया में हुई थी उसमें उन्होंने शिरकत की पाकिस्तान की टीम की जानिब से। उसके साथ साथ एशियन गेम्स जो कि चाइना में हुआ था उसको शरीक रहे उसमें, और उसके साथ साथ अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो कि मलेशिया में हुआ उसमें भी वो शामिल थे, और उसके बाद नेशन कप साउथ अफ्रीका में हुआ था उसमें भी वो थे, और हॉकी 5 हुई थी स्विट्जरलैंड में, तो उस टीम में भी वो शामिल थे। लेकिन अभी वो जद्दोजहद कर रहे हैं, और पिछले मतलब 1 आध साल से जो अब नई टीमें जा रही हैं, और आपको पता है कि यहाँ पे एक सिनारियो बना था कि 2 फेडरेशनें काम कर रही थी, तो अब जो मतलब कैंप लग रहे हैं उसमें, इससे पहले तो उनको बुलाया गया था लेकिन अब जो है कैंप में वो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि वो जो है अपनी उसी जो जद्दोजहद जारी रखी है उसी तरह से आगे भी पाकिस्तान की टीम में वो यकीनन शामिल होंगे। अभी नौजवान हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और जनाब उनके साथ साथ हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं सूबाई और कौमी सतह के खिलाड़ी हैं फैज़ान फ़र्रुख। और जनाब उनके मुतालिक मैं ये बताता चलूँ कि सिविल में उन्होंने एसोसिएट इंजीनियरिंग किया हुआ है, और अभी भी जो कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ वो मुख्तलिफ जो कोचिंग कैंप्स होते हैं, हालांकि वो ख़ुद भी हॉकी खेल रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ कोचिंग कैंप्स जो जूनियर खिलाड़ियों के होते हैं उसमें भी वो अपना इनपुट दे रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैज़ान, कैसे हैं आप? शुक्र है। ठीक है, खैरियत से हैं। अच्छा अनवारुल हक भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त ज़ाहिर है वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है, लेकिन एक और जो मसला है वो इस वक्त बड़ा बर्निंग इशू बना हुआ है बांग्लादेश के हवाले से। जो ICC और भारत का मतलब दोहरा मेयार है वो इस वक्त जो है बड़ा मतलब छाया हुआ है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि रियाज असल में इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट ICC जो है ना वो ऐसा लगता है कि वो उसको रोल जो है ना वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही करता है। बात है कि ये इतना बड़ा है कि जो भी इन्होंने मुस्तनसर उसके साथ भी किया, और फिर उसके बाद जो हमारे लोगों का एक ख्याल है कि हम सिया पट्टी बांध के खेलेंगे या उसमें कुछ और भी आप शामिल कर रहे हैं, तो ये इसका हल नहीं है। बात है कि दूसरे जो ममालिक हैं जो ICC से रिलेटेड हैं, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, उनको चाहिए कि इसमें इंटरवीन करें, और इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो एक ऐसा राह हमवार करें जिसमें दोनों टीमों को नुकसान भी ना हो, आवाम इस क्रिकेट को एंजॉय भी करे, और ना कि उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, क्योंकि ये सियासी मुलाकड़ा है। इसमें क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को काइंडली बिल्कुल उससे मद्देनजर रखा जाए। अच्छा, बांग्लादेश की टीम का जो इखराज हुआ है तो आपको जाहिर है पता है स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया गया, किस तरह से देखते हैं, कितना चैलेंजिंग है ऑस्ट्रेलिया मतलब स्कॉटलैंड की टीम के लिए? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्कॉटलैंड की टीम इतनी ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज नहीं है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, बट ये जो T20 क्रिकेट होती है ना रियाज, इसके अंदर 2 या 3 अच्छे ओवर या 2 या 3 बुरे ओवर वो टीम का पांचवा पलट देते हैं, तो लिहाजा ये बिल्कुल अंडरडॉग्स हैं। मगर मैं ये नहीं कह सकता कि आप उनको बिल्कुल ही आप उनको नीचे की सतह पे लिए हैं। इसमें यू नेवर नो, किस वक्त भी कुछ मैच का पांचवा पलट सकता है, और वो भी इस स्कॉटलैंड कोई बिल्कुल एक नई टीम नहीं है, वो भी दे आर प्लेइंग सिंस लॉन्ग। अच्छा, ये देखें कि दुनिया क्रिकेट के जो ममालिक हैं
तो वहाँ पे जो क्रिकेट की तंजीमें हैं या टेस्ट क्रिकेटर्स हैं या इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो तो मतलब इस चीज़ को कंडम कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड जो है किसी मुल्क का, वो अभी तक सामने नहीं आया है पाकिस्तान के अलावा। देखिए, सबसे बड़ा सवालिया निशान तो यही है कि वो जो बोर्ड हैं, वहाँ के जो टीमों के बोर्ड हैं ना, अगर वो कोई एक्शन लें तो फिर हमारी बात में वजन होगा, बांग्लादेश की टीम के साथ वजन होगा। बाकी तो आइसोलेट हो जाते हैं ना। देखिए, हमारी रिलेशनशिप, इसका मकसद है कि बहुत वीक है। दुनिया के जो भी पाकिस्तान बोर्ड को चाहिए कि अपना जो सर्कल है या अपना जो इनका एक स्टेटस है उसको यूटिलाइज करें, उनके साथ बैठ के मीटिंग करें और उनको कॉन्फिडेंस मिले कि भाई हमारे साथ ये किया जा रहा है। एक उन्होंने अभी जिस वक्त एशिया कप हुआ है, जो उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार किया, तो इसका प्रोटेस्ट तो पूरी दुनिया क्रिकेट को करना चाहिए कि ये कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा थोड़ी है कि आप जो है ये आप शेक हैंड नहीं कर रहे हैं। वो आप क्रिकेट ग्राउंड से हटके जो है ना दूसरी वो सियासी जो है ना, वो उनको सियासी सतह पे उसको करे। कम से कम स्पोर्ट्स की दुनिया में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अनवर, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। शाहजेब, इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी जो करंटली अभी जाहिर है मतलब खेल रहे हैं। शाहजेब, हमने आपको देखा गुज़िश्ता मतलब 7-8 सालों से तो हम देख रहे हैं, आपने बड़ी मेहनत की और उसके नतीजे में जाहिर है आप 2021 में पाकिस्तान की टीम में आए। मतलब किस तरह से मतलब आपने ये जो कोशिशें की और ये रंग लाई, कितनी मेहनत की आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज भाई, बहुत शुक्रिया पहले तो शो में इन्वाइट करने के लिए। और जो हॉकी जर्नी मेरी रही है वो बहुत ही स्ट्रगल वाली रही है और बहुत ही मेहनत वाली रही है, क्योंकि आपको पता है कि मेहनत के बगैर अचीवमेंट नहीं मिल सकती है आपको। तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा की है और अनफॉर्चुनेटली मैं जूनियर टीम में नहीं आ सका था क्योंकि कोविड चल रहा था उस दौरान। सही। तो वो ड्रॉबैक भी था मेरे लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब इनिशियल लेवल से बंदा शुरू करता है तो वो ग्रेजुअली बढ़ता है। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने सपोर्ट किया और मेहनत रंग लाई और सीनियर टीम में आए और अच्छी जर्नी रही है, काफ़ी एक्सपीरियंस भी रहा है। लेकिन जब मौका आया परफॉर्म करने का तो अनफॉर्चुनेटली जो आपके सामने टीम से ड्रॉप कर दिया गया। हाँ नहीं, ये तो नाजरीन ये बड़ा अलमिया है कि जब से मतलब खेलों में हमारे सियासत आई है तो उसमें जाहिर है 2 फेडरेशनें थीं, तो अब जो है एक फेडरेशन के जो अब इक़्तिदार में नहीं है उनके मतलब आप कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ख़ास तौर से सिंध के खिलाड़ी जो हैं, ये एक आम आवाज़ उठ रही है कि सिंध के खिलाड़ियों के साथ जो है ज़्यादती हो रही है। बहरहाल यकीनन आप मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला जो है मेहनत का फल आपको ज़रूर देगा। और अभी तो आप यंग हैं, अभी आपकी बड़ी हॉकी बाकी है और आपने कम अरसे में इतने ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले हैं। कौन से टूर्नामेंट्स में आपको खुशी हुई और अच्छा लगा कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी? इसलिए कि जाहिर है आप जो है मतलब इंडिया भी गए, चाइना भी गए, साउथ अफ्रीका गए, मलेशिया गए और फिर स्विट्ज़रलैंड। बिल्कुल ऐसा ही है। जो मेरा डेब्यू था वो मलेशिया से था अजलान शाह हॉकी कप में, और वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ब्रोंज़ मेडल जीते थे। आफ्टर 13 साल बाद पाकिस्तान का मेडल आया था, तो वो हमारे डेब्यू पर ही आया था। तो पाकिस्तानी अवाम भी खुश थी और पाकिस्तानी मीडिया ने भी बड़ा सपोर्ट किया था। और उसके बाद ग्रेजुअली फिर इंडिया, फिर चाइना, जिस तरह हम आगे बढ़ते रहे परफॉर्मेंस बेहतर होती गई। और लेकिन जो इन द एंड, जैसा कि आपने कहा, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि खेल को और सियासत को अलग रखना चाहिए। सही। क्योंकि इन द एंड जो चीज़ होती है उसमें नुकसान हमेशा सिर्फ प्लेयर का होता है। अच्छा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं लेकिन एक क्वेश्चन हम जरूर करेंगे फैज़ान फारूक से। फैज़ान, आपको हम देखते हैं कि काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ कि जूनियर सतह पर मतलब ये कि आप बड़ा इन्वॉल्व रहे हैं। आपने मतलब सूबाई सतह पर, कौमी सतह पर जो टूर्नामेंट्स में उसमें कराची की टीम को रिप्रेजेंट किया, डिस्ट्रिक्ट की, डिवीज़न की टीम को। मतलब मुख्तसर बताइएगा, फिर बाद में बात और करेंगे। कहाँ से मतलब ये शुरू किया आपने? मैंने जो है वो पहले तो आपको भी सलाम, नाज़रीन को भी सलाम और थैंक यू, आपने शो में इन्वाइट किया। मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की है वो 2009 से समर कैंप से स्टार्ट की थी। जिस समर कैंप के बाद अंडर 14 चैम्पियनशिप हुई थी उसमें हमारी टीम जो है वो रनर अप आई थी। उसके बाद से ऑन एंड ऑफ मैंने क्लब लेवल भी खेला, डॉक्टर बदरुद्दीन हॉकी क्लब से मैं खेलता रहा। उसके बाद फिर जो है वो मैंने 2017 से ऑनवर्ड्स जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल्स और क्लब लेवल्स के साथ कंटिन्यू किया है, जिसमें मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स मैंने जो है वो खेले हैं। 2019 में IGC इंटर डिस्ट्रिक्ट हुई थी जिसमें हमारी टीम विनर थी। और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट KHA, मेयर गोल्ड का बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऑन एंड ऑफ मैं खेलता रहा हूँ 2022 तक। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अनवारुल साहब, हम दूसरे जब उसमें आएंगे तो आपसे मतलब सवाल करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। और मैं बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक
फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर शाहज़ेब खान और कौमी और सूबाई सतह के खिलाड़ी जो हैं फैज़ान फर्रुख। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक। अनवर भाई, ये बताइएगा कि जिस वक्त ज़ाहिर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पाकिस्तान से मैच खेल रही है और पहले मैच में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जो है बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। साइम अयूब की परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही, सलमान अली आगा भी इस मैच में बहुत अच्छा खेले और उसके साथ साथ एडम जंपा जो है उन्होंने कई हमारे बैटर्स को निशाना बनाया। किस तरह से देखते हैं, जबकि उनकी टीम में 4 खिलाड़ी नहीं है जो वर्ल्ड कप की टीम में शामिल है, जो मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही जो आपने बात बताई है। उन्होंने अपने 5 जो उनके मेन प्लेयर हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं है और ये उनकी प्रिपरेशन है। वो अभी इस मैच में 3 लड़कों का डेब्यू कराया उन्होंने। देखिए, वो लोग बेखौफ व खतर क्रिकेट खेलते हैं, वो प्लेयर्स को ग्रूम करना जानते हैं। ज़म्पा की मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो शुरू में टेस्ट क्रिकेट खेलता रहा, फिर उसको वनडे खिलाया, जब वो इतना पक्का हो गया तो अब उसे T20 भी खिलाते हैं। और मैं माजरत के साथ मैं पाकिस्तान के प्लेयरों को देखा है, वो लेग ब्रेक, बुगली और स्लीपर और इसको रीड नहीं कर पाते हैं और उसका नुकसान ये हुआ कि वो रिसीव करता है, उसने 4 आउट कर लिया है। हमारे पास भी ऐसे बॉलर थे, मैंने अपने वक्त में जो क्रिकेट खेली है कुछ है, तो मैंने अब्दुल कादिर जैसे बॉलर को खेला है। मैं समझता हूँ दुनिया में उससे बड़ा बॉलर कोई था। शेन वॉर्न बिल्कुल बहुत क्रिकेट खेला, मगर वो भी जो ना टिप्स जो ना मरहूम अब्दुल कादिर से लिया करते थे। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि आपने शताब खान को टीम के अंदर वापस इंडक्ट कर लिया है, तो कोई ये पूछने वाला है कि आया उसकी परफॉर्मेंस क्या थी? वो 107 फर्स्ट क्लास T20 मैचेस खेल चुका है, उसकी एक मैच में 4 आउट किए उसने, बाकी कोई ना होने के बराबर उसकी परफॉर्मेंस है। तो लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपने ऐसे लड़कों को चांस दे दे। मेरा अपना मानना था इसकी जगह पे आप फाइम अशरफ को खिलाते, जबकि आपको एक जेन्युइन अबरार अहमद
जो है ना राइट आर्म लेग स्पिनर मौजूद है, यहाँ पे एक ऑलराउंडर को आप शामिल करते हैं, वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। अभी भी आपको बता रहा हूँ, ये दोनों जो नवाज और ये जो फहीम अशरफ है, ये अच्छा पार्ट प्ले करेंगे वर्ल्ड कप के अंदर। इनके अंदर स्पार्क है, ये बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं और अच्छी बैटिंग करते हैं, पिंच हिटर्स हैं। और ये पाकिस्तान मैच जीता है ना, ये इस तरफ ये दो लड़कों के रन आउट से, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, जिस वजह से पाकिस्तान ये मैच जीता है। सही। अनवर साहब हमारे साथ रहिएगा। फैजान यार ये बताइएगा कि अभी तक जो आप हॉकी खेल रहे हैं, तो मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं और किन टूर्नामेंट्स में आप समझते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी? मैंने जो है वो IGCN इंटर, जैसे मैंने आपको बताया कि IGCN इंटर डिस्ट्रिक्ट खेली, उसमें भी मैंने खेला। और बाकी फिर मैं यहाँ से जो है वो कराची की टीम से भी जो है वो सिलेक्ट होके सक्खर गए, और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने लड़काना खेला। लड़काना में जो हम लोग ने खेला वो हम लोग जीत के आए। शिकारपुर जो गए हम लोग, वहाँ भी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस हम लोगों ने दी है। सही। और आइंदा जो है वो मेरी यही ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी ख्वाहिश होती है कि जो है वो पाकिस्तान कलर ले और जो है वो आगे बढ़े। तो ख्वाहिश तो यही है, बाकी गॉड नोज बेटर। सही। अच्छा शाहजेब, आपने ज़ाहिर है मतलब इन जो 4-5 इवेंट्स आपने इन 4 सालों में बड़े बड़े खेले, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स और भी दूसरे, मलेशिया, सुल्तान अजलान शाह, किस मतलब कि आपने ज़ाहिर है इंटरनेशनल टीमों के खिलाफ मैचेस के लिए कौन सी टीम जो है आपको बड़ी मुश्किल लगी, और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टीम की जो स्किल्स हैं, स्टेमिना है, वो उनको कम्पीट करता है या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान का फिटनेस लेवल हमेशा से थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ रहा है, लेकिन ग्रेजुअली वो भी बेहतर हो चुका है अब। और क्योंकि आप जैसे रीसेंट परफॉर्मेंस देखते आए हैं, जब हम लोग खेले तब भी और करंटली जो टीम खेल रही है, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छी होती जा रही है। अगर ओपोनेंट्स की बात करें तो जो मॉडर्न हॉकी है वो बहुत ही फास्ट हो चुकी है, और इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल इन देयर। क्योंकि आपने देखा ओलंपिक चैंपियंस, ब्रोंज मेडलिस्ट हैं वो, और एशिया में टॉप पर हैं वो, तो उनका कोई कंपटीशन लेवल अभी बन ही नहीं रहा। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर पाकिस्तान टीम इस तरह मेहनत करती रहेगी, ग्रेजुअली बढ़ती रहेगी, तो फिर इंडिया को कम्पीट करने में आसानी होगी हमारे लिए। तो सबसे मुश्किल टीम कौन सी लगी आपको? अगर एशिया में देखा जाए तो सबसे मुश्किल टीम इस वक्त इंडिया ही है। सही। जो हमारा रिवायती हरीफ भी है। बिल्कुल। और अगर आप फॉरेन टीम्स की बात करें तो इट्स ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और हॉलैंड, जो कि अभी टॉप परफॉर्मेंस दे रही हैं और देती आ रही हैं काफ़ी लंबे अरसे से। तो लेकिन अभी आप देख रहे हैं जैसे प्रो लीग में पाकिस्तान टीम जा रही है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे। आपका आइडियल खिलाड़ी कौन है अगर पाकिस्तान के हवाले से देखें? आइडियल खिलाड़ी, क्योंकि मैं खुद राइट आउट खेलता हूँ तो मैं राइट आउट को ही प्रेफर करूँगा, लेकिन समीउल्लाह साहब जो कि फ्लाइंग गॉड्स से, तो मैं वो मेरे आइडियल भी हैं, और उनके साथ साथ हनीफ खान और सलाउद्दीन जो है ये मेरे आइडियल थे। अच्छा, जो आप मतलब कोचिंग आपने ज़ाहिर है जब पाकिस्तान की टीम में रहे तो आपने कोचिंग के मेयार को किस तरह से देखा है? अच्छा, जब तक मैं पाकिस्तान टीम के साथ था तो हमारे पास फॉरनर कोच था सिगफ्रीड एकमैन। उनकी कोचिंग में और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक हॉकी की कोचिंग है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन अगर आप कह सकें कि इतना कोई ज़्यादा फ़र्क आता नहीं है, क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल पे आप कम्पीट करते हैं, ऐसे आप स्ट्रक्चर हॉकी खेलते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर हॉकी की ग्रास रूट लेवल से ट्रेनिंग करते आएंगे तो फिर इंटरनेशनल फोरम पे जाके आपको इतना मसला होता नहीं है। और लेकिन इंटरनेशनल कोचेस इंटरनेशनली होते हैं, आपको पता है, फिर उनका माइंडसेट भी डिफरेंट होता है, उनकी जो ट्रेनिंग प्लान्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, हर चीज़ स्केड्यूल के हिसाब से होती है, कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम नहीं होता, तो इसीलिए फिर परफॉर्मेंस भी उसी तरह आती है। सही। तो अभी मतलब क्या इरादा है आपका? अभी कितनी मतलब कि ट्रेनिंग, कितना वक्त दे रहे हैं आप? क्या समझते हैं कि मतलब स्टेमिना भी बेहतर होना चाहिए, डाइट का मतलब कितना ख्याल रखना चाहिए? देखें, आपको बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ सिंसियर होना पड़ेगा अगर आपको ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल अगर अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको महसूस करना होगा। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं मॉर्निंग में भी ट्रेनिंग करता हूँ, देन जिम होता है, उसके बाद फिर रेस्ट, देन डाइट, और उसके बाद फिर इवनिंग की ट्रेनिंग जो कि मस्ट है। तो दिन में 2 टाइम आप ट्रेनिंग ना करो तो फिर आप अगर बोलो कि इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकते हो तो इट्स इम्पॉसिबल। सही। तो यू नीड टू जस्ट बी फोकस्ड और अपने आप के साथ सिंसियर रहना पड़ेगा, अपनी बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा, और आप इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं एज अ गुड फिटनेस विद अ गुड फिटनेस। अच्छा फैजान यार, मतलब कि देखने में तो आप छोटे लगते हैं और अभी तो जूनियर ही हैं। आपने यार सिविल में मतलब एसोसिएट इंजीनियरिंग की हुई है और माशाल्लाह खेल भी रहे हैं, तो किस तरह से इसको बैलेंस करते हैं आप? बैलेंस मैंने इसी तरीके से किया कि मैंने जो यूनिवर्सिटी की टाइमिंग थी वो उसको, और मैंने ट्रेनिंग की टाइमिंग को बहुत तरीके से मैनेज किया। मैंने सिर्फ इसी वजह से कि मैं दोनों चीज़ों को टाइम दे सकूं, तो मैंने यूनिवर्सिटी को अपना डे टाइम में रखा, डे और इवनिंग का जो टाइम होता है, और मॉर्निंग सेशन में मैं जो हूँ वो ट्रेनिंग करता था, और फिर इवनिंग में दोबारा, जैसे कि शाहजेब ने भी जिक्र किया,
हम लोग आपको आप दोनों साथ खेलते रहे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जो है वो अभी भी कराची की खेल रहे हैं? टीम्स में अभी भी खेल रहे हैं, तो बस साथ खेलते रहे, तो ट्रेनिंग भी हम लोगों ने साथ की है। मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं? मुस्तकबिल में जो है वो आगे जाके कोचिंग का इरादा भी है कि भाई जो जो अपॉर्चुनिटी मिले मैं अवेल करने के लिए तैयार हूँ। सही। अनवारुल हक साहब, जी। बाबर आजम और बहुत बड़ा नाम, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया क्रिकेट का। हाँ, बिग बैश में उन्होंने 1-2 मैचेस में तो अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जिस क्लास के वो प्लेयर हैं और जो उनसे तवक्कात वाबस्ता की जा रही थी उस तरह की वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। गो के अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 24 रन बनाए। उनके मुस्तकबिल को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बात है कि पाकिस्तान का ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, मगर वो रेड बॉल के जो ना वो बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर हैं, क्योंकि उनकी टेक्निक बहुत साउंड है और वो परफेक्ट बैटिंग करते हैं। मगर T20 फॉर्मेट ऐसा है कि ये 120 बॉल्स का गेम होता है। यहाँ पे जब तक आपको हैरी फेरी शॉट्स नहीं खेलने पड़ेंगे, जब तक आप स्लॉग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे रन निकलते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेखौफ और खतर क्रिकेट खेलनी पड़ती है। क्योंकि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ये फॉर्मेट उनको सूट नहीं करता है और लिहाजा उनको जबरदस्ती टीम में रखा जाता है, क्योंकि उनके पीछे नाम बहुत बड़ा है, बिग बैश भी खेलते हैं, दुनिया की और सी भी लीगों में खेलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी जाती राय यही है कि अगर आपने उनको खिलाना ही है तो देखिए वो जिस टाइप के प्लेयर है उस सर्कल का फायदा उठा सकते हैं, उनको ऊपर भेज दिया जाए, ना कि उनको चौथे नंबर पर भेजें। आपको नंबर ऑफ बॉल्स कम खेलने की मिलेगी और फिर वो हैरी फेरी शॉट या स्लॉगर्स नहीं है, वो एक परफेक्ट बैट्समैन है और पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं। तो लिहाजा हमारे उनको कोचेस को या जो भी थिंक टैंक या मैनेजमेंट है उनको चाहिए कि उसको या आप काउंसलिंग करके समझाएं या फिर ना खिलाएं। दो सूरतें हैं, ना भी खिलाएं तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर खिलाना ही है तो उनको नीचे के नंबर पर ना खिलाएं, क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्लेयर हैं, वो टाइम लेके खेलते हैं। मगर इस क्रिकेट के अंदर टाइम लेके खेलने वाला हमारी टीम को, पाकिस्तान टीम को नुकसान दे सकता है। सही। बहुत शुक्रिया अनवर लोग साहब। हम यकीनन आपकी गुफ्तगू जो है वो पसंद आई होगी नाजरीन को, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपको तकलीफ देंगे। बहुत शुक्रिया अनवर लोग साहब, थैंक यू। अच्छा फैज़ान, इस वक्त जो कराची में हॉकी हो रही है या आप अंदरूनी सिंध मतलब बाहर जाके खेलते रहें, तो उसमें और ज़ाहिर है सिंध क्या पंजाब में भी आप गए, पूरे पाकिस्तान में, तो किस तरह से देखते हैं, मतलब कहाँ ज़्यादा मेहनत हो रही है? कराची में जो मेहनत हो रही है, तमाम ग्राउंड्स हैं, 3-4 ग्राउंड्स जो हैं जहाँ पे रोज़ाना प्रैक्टिस हो रही है। लड़के जो हैं वो आ रहे हैं, जैसे मैं केचे में खेलता हूँ, केचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं खेलता हूँ, तो वहाँ पे आप देख लें जो सीनियर प्लेयर्स हैं हमारे जिनसे हमें सीखना चाहिए। आप हनीफ खान को ले लें, आप हैदर हुसैन को ले लें, और भी लोग हैं वहाँ पे जो इंटरनेशनल हैं, जो ओलंपियंस हैं, वो आते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, बच्चों को काफ़ी चीज़ें समझाते हैं और हमें उस चीज़ का फ़ायदा भी होता है और उसी को चीज़ों को लेके चलना चाहिए। इस तरीके से सिंध और पंजाब में भी ये होता होगा, बिल्कुल होता है। और लेकिन मुझे जो है वो यहाँ पे कंफर्टेबल माहौल मिलता है, जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग और कोचिंग दी जा रही है। सुबह भी जो है वो दी जाती थी, जब मैं सुबह ट्रेनिंग करता था तो आसिम खान जो हैं वो इंटरनेशनल, वो हमें कोचिंग करते थे, और इरफान ताहिर है वहाँ पे कोच, वो भी कोचिंग करते थे। बहुत सारे कोचेस थे जो हमें ट्रेनिंग भी देते थे, कोचिंग भी करते थे। बहुत सारी चीज़ों में हमें नॉलेज में इन्होंने इजाफा किया है, जिसका हमें फ़ायदा हुआ है। अच्छा शाहज़ेब, आप भी मतलब कि कराची से बाहर भी खेलें, मुल्क से मतलब बाहर खेलें, आप क्या समझते हैं कि जो हमारी एकेडमीज़ हैं उसमें मतलब ये कि खिलाड़ी वाकई वहाँ से निकल के आ रहे हैं और एसोसिएशनें भी मतलब सही तरह से काम कर रही हैं? अगर स्पेसिफिकली बात की जाए कराची की, तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कराची में एक तो पता है आपको ग्रास रूट लेवल से काम हो रहा है। सही। अगर कंपेयर किया जाए पूरे पाकिस्तान में तो होपफुली वहाँ भी हो रहा है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली कराची की बात करूँ तो क्योंकि मैं खुद बच्चों को ट्रेनिंग कराता हूँ, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, क्योंकि वो मेरे साथ आते हैं, क्योंकि बच्चा आपको देखता है तो फिर वो सीखता है। तो सब जूनियर्स आते हैं, वो मोटिवेट होते हैं कि यार सही है, फिर हम भी कलर ले सकते हैं पाकिस्तान का, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो सुबह शाम आके ट्रेनिंग करते हैं और बिल्कुल छोटे लेवल से आते हैं, मतलब ग्रास रूट लेवल से बच्चे आते हैं। स्कूल कॉलेजेस की हॉकी अब तो डाउनफॉल की तरफ चली गई है, लेकिन अगर वहाँ से वापस हॉकी शुरू की जाए तो और प्लेयर्स आएंगे ग्राउंड में। और हॉकी आपको पता है क्योंकि खस्ता हाली का शिकार है, वो उसका रीज़न यही है कि ग्रास रूट लेवल पे हॉकी नहीं है। जब वहाँ से शुरू होगी तो फिर पाकिस्तान को और प्लेयर्स मिलेंगे। सही। तो मतलब कोचिंग जो है आप क्या समझते हैं कि कितनी ज़रूरी है? एक जो जूनियर प्लेयर होता है 10-12 साल का, हॉकी तो वहीं से शुरू होती है।
अगर उस सतह पर आप कोचिंग हो तो वो प्लेयर जो है ज़्यादा अच्छा मतलब देखिए फ्यूचर में निकल सकता है, क्या कहेंगे? या एक 20-22 साल का खिलाड़ी अगर वो आए पहली मरतबा ग्राउंड पे तो वो ज़्यादा बेहतर समझ सकता है हॉकी को? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। जो 12-13 साल का बच्चा आता है वो उसी तरह ग्रूम होता है, क्योंकि आप उसको फिर अपने हिसाब से ग्रूम करते हैं। सही। वो आता है, बेसिक्स सीखता है, बेसिक्स के बाद वो फिर मॉडर्न हॉकी की तरफ जाता है, और फिर इन द एंड स्ट्रक्चरल हॉकी जो होती है जिसके ऊपर आपकी इंटरनेशनल टीम्स खेलती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप होती है, इसी तरह सीढ़ी चढ़ता है प्लेयर, और उसके बाद वो पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करता है। अच्छा, यहाँ कराची में मतलब ज़ाहिर है आप काफ़ी ट्रेनिंग करते रहे, हम आपको देख रहे हैं 8-9 सालों से, तो यहाँ पे किससे आप मुस्तफ़ीज़ हुए कोच से, या किसने आपकी ट्रेनिंग की है, किससे आप मुतमईन हुए? देखिए, हमारी जो ट्रेनिंग स्केड्यूल है, जैसे हम शाम में आते हैं तो हनीफ खान साहब और हैदर हुसैन साहब ये हमारे साथ ग्राउंड में मौजूद होते हैं, और ट्रेनिंग का बाकायदा प्लान्स होते हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, और जो हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं, जो हम गलतियां कर रहे होते हैं, क्योंकि शाम में जब ग्राउंड में प्लेयर मौजूद है और कोचेज़ मौजूद हैं तो वो उनकी गलतियां बताते हैं, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, और फिर इन द एंड उसका रिजल्ट भी इसी तरह मिलता है। तो ट्रेनिंग्स जो है वो मॉर्निंग इवनिंग होती हैं, और बच्चों को इसी तरह फिर फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाता है केचे की तरफ से, चाहे वो किसी भी अलाउंस की सूरत में हो या ट्रांसपोर्टेशन की सूरत में हो। तो वो बहुत अच्छा सेटअप एक बना हुआ है जो कि चल रहा है, और इंशाल्लाह ताला चलता आएगा इन फ्यूचर भी एज वेल। अच्छा, ये जो मॉडर्न हॉकी, पहले तो एशियन स्टाइल की हॉकी होती थी, पोजिशनल मतलब गेम्स खेले जाते थे। अब जो मॉडर्न हॉकी है उसमें किसी भी मतलब पोजीशन का प्लेयर वो जो है कहीं भी जा सकता हैगा। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब एशियन हॉकी ज़्यादा बेहतर है या यूरोपियन हॉकी जो है वो हो रही है? इसलिए कि इसमें बड़ी डिबेट चल रही है। एक तो अटैकिंग हॉकी होती है और मतलब दूसरी कई एक टर्म्स दी गई हैं इनको, तो क्या मतलब समझते हैं आप? अब जैसे कि मॉडर्न हॉकी में ये राइट इन लेफ्ट इन और राइट आउट लेफ्ट आउट वाला सिनेरियो खत्म हो चुका है। अब स्ट्राइकर, मिडफील्डर्स और डिफेंडर, अब कोई भी स्ट्राइकर हो सकता है, कोई भी मिडफील्डर हो सकता है। पहले 5 स्ट्राइकर से खेलते थे जिसमें राइट इन राइट आउट लेफ्ट आउट होते थे। अब सिर्फ 3 स्ट्राइकर्स होते हैं मोस्टली, जो कि हाई स्ट्राइकर्स रहते हैं, जो कि गोल स्कोरिंग में काम करते हैं आपको, और मिडफील्ड होती है जो मिडफील्ड संभालते हैं, जो पिछले दौर में राइट इन राइट आउट हुआ करते थे। मैं कहता हूँ कि मॉडर्न हॉकी जो है वो बहुत ही फास्ट है और हमें उसी पे काम करना चाहिए, क्योंकि जो एशियन हॉकी स्टाइल था वो लेकिन उसके लिए तो आपकी फिटनेस, आपकी मतलब टेक्निक, ये सारी चीज़ें, और फिर मतलब इन चीज़ों का बड़ा स्टेमिना आपका भरपूर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उसके लिए आपको फिर ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है उस हिसाब से, उसको हिसाब से आपको डाइट भी करनी पड़ती है, उस हिसाब से आपको जिम भी करना पड़ता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मिक्स होकर फिर आपका एक प्रॉपर प्लेयर तैयार होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करता है। सही जनाब, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे एक और मेहमान हमारे साथ होंगे, और उनका नाम है जनाब फरहान फरीद राजू, जो जनाब डोमेस्टिक सतह की जो क्रिकेट होती है उस पर उनको बड़ा अबूर हासिल है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। और जनाब उसके साथ साथ हमने देखा कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं उनकी कमेंट्री भी करते रहे, बड़ा फाल नज़र आते हैं। क्रिकेट ग्राउंड्स में टूर्नामेंट्स भी करवाते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज़र भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, हॉकी भी खेलते हैं। तो उनसे भी आपकी मुलाकात होगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक।
एक मरतबा फिर हम आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे साथ इस वक्त एक नए मेहमान यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, फरहान फरीद राजू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे रियाज हैं भाई, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा फरहान फरीद, ये बताइए कि पहले क्रिकेट की बात करते हैं, फिर जी, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी इंजरी हुई, रिहैब हुआ, और उसके बाद फिर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई। वर्ल्ड कप में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसके बावजूद भी शाहीन अफरीदी इस वक्त जो है पाकिस्तान के नंबर 1 स्ट्राइकर बॉलर हैं, और उन्हीं पे काफ़ी डिपेंड करते हैं, क्योंकि नसीम शाह भी जो है वो इन आउट टीम से रहे हैं, उनकी भी इंजरी के मसाइल रहे हैं। और उसके बाद हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस, बिल्कुल आपको पता है कि मेन जो मैच आते थे जब क्यूशल स्टेडियम आते थे तो उन्हें मार पड़ती थी, और ऐसे मौके पे वो रन खा जाते थे। तो अगर वहाँ देखा जाए तो शाहीन अफरीदी जो है इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्राइक बॉलर हैं। उनके साथ भी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि वो जो इनकी एक खासियत थी कि वो पहले ही ओवर में विकेट दिलाते थे, उनकी यॉर्कर बॉल होती थी, इंडिया की टीम खासतौर पर उनसे डरी रहती थी। अब वो डर खौफ खत्म हो गया, क्योंकि इनकी वो जो यॉर्कर थी, जो इनकी एक्यूरेसी थी, वो बहुत कमी आ, स्पीड में भी कमी आ चुकी है, इनकी स्विंग में भी कमी आई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो वो इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 स्ट्राइकर ही हैं। अच्छा, क्या हमारे जो बैटर्स हैं उनको स्पिनर्स के खिलाफ जद्दोजहद का सामना होता है, सही तरीके से खेल नहीं पाते हैं, क्या है? देखिए, इसकी खास वजह यह है कि आपके जो मेन खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती नहीं है, क्योंकि बड़े 4 रोज़ा मैच 3 रोज़ा मैच वो खेलती नहीं है, जहां पर आपको मुश्किल स्टेज आती है, जहां पर अच्छे स्पिनर्स आते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो अच्छे स्पिनर्स हैं उनको आपको खेलना पड़ता है। अब T20 मैचेस में आपको वो क्लास के स्पिनर्स नजर नहीं आते। अभी आपने देखा जैम्पा के सामने जब हमारी टीम आई, एक अच्छा लेग स्पिनर आया, 4 विकेटें ले गए, 4 विकेट लेके चले गए। अब अभी आप देखें, जब अगर डोमेस्टिक में हमारे कोई अच्छे खिलाड़ी अगर यहाँ पर आके खेलें तो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी डोमेस्टिक खेलते ही नहीं है। सही। जब डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो आपको स्पिनर्स तो खेलना ही नहीं आएगा। अब T20 क्रिकेट में तो आपको पता है कि कोई भी स्पिनर आ जाए या फास्ट बॉलर आ जाए, वो मार धाड़ का खेल होता है, आपने प्रॉपर क्रिकेट खेलनी नहीं होती है वहां पर। तो पाकिस्तान के अंदर अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन वो T20 में नहीं नजर नहीं आते, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में होते हैं, वहां पर ये लड़के खेलते नहीं अच्छा, हैं। वर्ल्ड कप में जो ICC T20 पाकिस्तान की टीम को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, पिछली टीम के मुकाबले में अच्छी है या? देखिए, T20 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है, कंडीशन पाकिस्तान को फेवर कर रही है। पाकिस्तान के स्पिनर्स इस वक्त जो है वो मैं कहता हूँ 3 बेस्ट टीमों के लिहाज से देखा जाए बेस्ट स्पिनर है, क्योंकि साइम अय्यूब बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, बॉलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अबरार बहुत अच्छे बॉलर हैं, और अगर उस्मान तारिक को खिलाया जाए तो बहुत जबरदस्त सरप्राइज पैकेज है वो। इसके अलावा नवाज भी है, काफी एक्सपीरियंस हो चुके हैं। तो पाकिस्तान की अगर स्पिनर्स डिपार्टमेंट देखा जाए, क्योंकि श्रीलंका की कंडीशन जो है स्पिनर्स को मदद करेंगी, अगर पाकिस्तान का मैच इंडिया से सेमीफाइनल या फाइनल होता है तो वहां पर भी वही कंडीशन होगी, सेम कंडीशन होगी। और बैटिंग पाकिस्तान की देखा जाए तो बैटिंग भी जो है वो सेम कंडीशन है जैसे पाकिस्तान की कंडीशन होती है। तो उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इनके मुकाबले में पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया, ये टीमें जो है डोमिनेट करेंगी। अच्छा शाहजेब, इस वक्त हमारे खिलाड़ियों को जनाब जॉब नहीं है उनकी, तो जॉब्स है खिलाड़ी के लिए कितना ज़रूरी होता है इस स्टेज पे, जबकि वो ग्रो कर रहा है, मतलब डिवीज़न की टीम में या रीजन की टीम में खेल रहा है या पाकिस्तान की टीम में आ रहा है? जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसकी ग्रूविंग के लिए, उसकी वेलबींग के लिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स है वो बंद कर दी गई थी, लेकिन ग्रेजुअली वो भी खुल रहे हैं। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं करंटली पाकिस्तान कस्टम्स से वाबस्तगी रखता हूँ, और पिछले 3 साल से पाकिस्तान कस्टम्स में, उससे पहले मैं KDA में था। लेकिन जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बंद कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक ले ली जाए, जितने भी प्लेयर्स हैं सबको ऑन ड्यूटी कर दिया गया, क्योंकि स्पोर्ट्स वाला ड्यूटी की तरफ जाता है तो फिर आपको पता है डाउनफॉल ही आएगा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि ज़ाहिर है आपने तो पाकिस्तान का कलर लिया, इतने साल से खेल रहे हैं और अभी भी आप पाकिस्तान की टीम में शामिल यकीनन होंगे। लेकिन जो एक वक्त था 80s और 90s का, उसमें ऐसा होता था कि रीजनल सतह पर जो नेशनल चैम्पियनशिप खेलता था, इतने सारे डिपार्टमेंट से कि कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी एडजस्ट हो जाता था। तो हमारे उन खिलाड़ियों को प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले डिपार्टमेंट्स बहुत थे, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसी हिसाब से थी, लड़का निकलता था, हॉकी खेलता था। और इसी तरह फिर प्लेयर्स भी थे, आपके सामने अचीवमेंट भी उसी दौर में आई 80s 90s में, जब आपके पास मेडल्स थे, वर्ल्ड कप्स, ओलंपिक, सब कुछ आपके पास था। क्योंकि मेंटली प्लेयर जो था वो सुकून में था कि यार हाँ, पीछे बैक पर मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, घर वाले खुश हैं, हम हॉकी खेल सकते हैं। अब जो है वो प्लेयर स्ट्रेस लेवल उसका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ही नहीं, डिपार्टमेंट्स है नहीं, जो थे वो बंद कर दिए गए, और हॉकी डाउनफॉल की तरफ इसी वजूहात की वजह से आ रही है। अच्छा फरहान फरीद साहब, आपको तो बड़ा मतलब डोमेस्टिक जो क्रिकेट है उस पर बड़ा उबूर हासिल है, और एक वक्त हमने जो पिछले प्रोग्राम किए थे तो कराची क्रिकेट में जो मसाइल थे उस पर भी हमने बात की थी। इस वक्त स्क्रूटनी का जो है अमल मुकम्मल हो चुका है, क्या उस पर रोशनी डालें, क्या कह रहा रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची?
देखें कराची के अंदर तो स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है, तकरीबन 7 में से 6 जोनों के रिजल्ट भी आ चुके हैं। इससे पहले आप भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, एक डाउनफॉल हुआ था कि कराची के सेक्रेटरी जो थे जावेद अहमद खान साहब, उनके अलावा नो कॉन्फिडेंस आया, फिर अदम एतमाद की सूरत चलती रही, उसके बाद फिर उन्हें अपनी सीटें डिसीट कर दिया गया और वो लेटर भी आ गया बाद में। और उसके बाद जो है तौसीफ सिद्दीकी साहब जो है वो अभी तक एक्टिंग सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, स्क्रूटनी का अमल जो है मुकम्मल हुआ, 6 जोनों के रिजल्ट आ चुके। ऑडिट कंपनी थी KPMG, जिन्होंने जो है वो रमीज साजा के दौर में भी आखिरी दफ़ा स्क्रूटनी की थी, उसके रिजल्ट भी आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नील वाइट करार दिए गए थे और 2013-14 का आइन बहाल हो गया था और उसके बाद जितने भी क्लब थे जो एक्टिव क्लब थे वो नॉन एक्टिव हो गए थे, स्क्रूटनी खत्म हो गई थी। आइन के मुताबिक हर 6 साल के बाद स्क्रूटनी का अमल होना चाहिए, हर 3 साल के बाद इलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन 13-14 के बाद ये अब स्क्रूटनी हुई है, जो कि इस दौरान जो इलेक्शन हुए वो गैर आईनी करार पाएंगे, क्योंकि जब आपकी स्क्रूटनी के बगैर इलेक्शन हो गए वो आइन के मुताबिक हुए नहीं। अच्छा, रिजल्ट जो आए हैं उसमें कुछ ऐसी जगह मुझे खाम नजर आया, क्योंकि KPMG को जो क्राइटेरिया दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो 3 क्राइटेरिया थे। एक क्राइटेरिया था कि रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप थी वो आपने जमा करानी है, वो लाजमी होनी चाहिए। उसके अलावा हर क्लब में कम से कम 16 लड़के पेयर होने चाहिए और 16 लड़के में भी वो लड़के कोचिंग, उनकी कोचिंग जो है ना देखेगा कि वो क्रिकेटर हैं या नहीं, ये डमी खिलाड़ी फुटबॉल के खड़े कर दी गए किसी और खेल के, वो भी पहले खेल के चेक करेंगे। और उसके बाद फिर आपका एक और क्राइटेरिया कि हर साल PCB के मुताबिक 2 टूर्नामेंट होने चाहिए और उस दोनों टूर्नामेंट की जो स्कोर शीट्स है वो अवेलेबल होनी चाहिए और उन्होंने वो टूर्नामेंट खेला हो। तो यहां पर यह हुआ 2023 में जब इलेक्शन हुए थे, तो जो इलेक्शन हुए तो तकरीबन एंड में हुए थे 2023 के, और उसके अंदर कोई टूर्नामेंट तो हो नहीं सकता था, लेकिन वो टूर्नामेंट PCB ने कहा था लाजमी उस साल भी टूर्नामेंट हो। अच्छा, वो टूर्नामेंट हुए नहीं। उसके बाद 23-24 में भी कहीं पर टूर्नामेंट नहीं हुए, 25-26 में टूर्नामेंट हुए, लेकिन क्या हुआ कि PCB को जो है मामू बना दिया गया रीजनल और जोनल की तरफ से कि वो स्कोर शीट जो है 23 की भी जमा करा दी, 24 की भी जमा करा दी, सबने 2-2 टूर्नामेंट की। और एक ऐप है जो ऑनलाइन स्कोरिंग करती है, उस ऐप ने लाइव मैचेस स्कोरिंग के भी दिखा दिए, शो करा दिए, मतलब डमी तौर पर। अच्छा, जिसने ये डमी काम नहीं किया, जिसने ये स्कोरिंग शीट, क्योंकि जब उसने कराई नहीं, एजाज फारूकी साहब का एक जोन है जोन 2 जिसमें जमील अहमद साहब भी हैं, तो उनके क्लब, उनके जोन में 32 क्लब है, एक क्लब भी जो है वो एक्टिव नहीं हुआ, सारे क्लब नॉन एक्टिव हो गए। अब बताएं कि जिनका इतना पुराना जोन है और जो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं, लेकिन उन्होंने ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, तो उनका एक क्लब भी जो है पास नहीं हुआ। जोन 1 के सिर्फ 3 क्लब पास हुए और जोन 6 के जो है वो तकरीबन 99% रिजल्ट आया, जोन 4 का 80% रिजल्ट आया, जोन 5 का 85% रिजल्ट आया, जोन 3 का भी रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन ये जो चीजें थी, क्राइटेरिया था, वो चीजें जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कर दी, चाहे वो सही हो गलत हो, वो PCB को दिखा दिया। उन्होंने ट्रांसपेरेंट तरीके से चेक नहीं किया कि ये टूर्नामेंट खेले गए या नहीं गए। मतलब एक ऑनलाइन ऐप जाली मैचेस करा के, शो करा के, जाली शीटें दिखा के, शो करा के आपने मुबीना तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक तरीके से दिखा दिया और वो आपके क्लब पास हो गए। जिन्होंने ये चीजें नहीं की, वो क्लब, वो जोन जो है वो रह गए बेचारे। चलें जनाब, इस पे मजीद आइंदा भी बात करेंगे और वक्त जो है वो हमेशा कम हो जाता है, वक्त का मुकाबला सख्त। बहरहाल मतलब बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। शाहजेब, मैंने बहुत सारे सवालात किए, आपने जवाब दिए। कोई हॉकी से मुतालिक ऐसी बात जो मैं अपने सवाल में ना कर सका हूँ, एक वो ज़रूर कीजिएगा, और बाकी हमारे जो आपसे जूनियर हैं हॉकी प्लेयर, उनको पैगाम भी दीजिएगा। मेरा यही मोटिव है कि हॉकी होनी चाहिए और हॉकी को और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए, क्योंकि जब पॉलिटिक्स हॉकी से दूर रहेगी तो ग्रूमिंग भी अच्छी होगी, इसी तरह बच्चे भी आते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी जूनियर्स हैं वो हॉकी खेलें, क्योंकि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है लाइफ में, वो आपको हेल्दी भी रखता है, फिट भी रखता है और फ्यूचर में बहुत सपोर्ट भी करता है। तो मैं चाहूँगा कि सब ग्राउंड में हॉकी खेलें और इसी तरह अपने कौमी खेल को सपोर्ट करता है। सही जी, फरहान फरीद साहब। बिल्कुल, शाहजेब ने यही कहा। और कराची के अंदर और सिंध के अंदर जो काम चल रहा है, जो सियासत चल रही है, उरूज पे चल रही है, उसकी गूंजें सेनेट में भी आ रही है, कौमी असम्बली में भी आ रही हैं। खुदाया हमारे खेल को जो है वो खेल रहना दें और इस खेल की शफाफियत पर सियासी बदबूदार चीजें ना छड़ा करें, क्योंकि खिलाड़ियों पर बड़ा असर पड़ता है और वैसी हमारी हॉकी नहीं है, बल्कि पड़ा है। देखिए ना, बहुत से खिलाड़ी जो है वो कौमी टीमों में नहीं आ सक रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं रियाज भाई, देखिए 80% हमारे हीरो जो थे ना, वो मुल्क छोड़ के चले गए, उन्होंने नेशनलिटी ले ली और आइंदा यही फ्यूचर नजर आ रहा है, कलर लो और बाहर जाओ। इस चीज को खत्म हो जाना चाहिए और खत्म करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान कुछ इकदाम उठाएगी तो ही कुछ होगा। सही जनाब, बहुत शुक्रिया फरहान फरीद साहब, बहुत शुक्रिया जनाब शाहजेब खान साहब, बहुत शुक्रिया फैज़ान फर्रुख और बहुत शुक्रिया अनवारुल हक साहब। जनाब, आज का ये शो
आपने देखा, यकीनन आपको ये शो पसंद आया होगा और इसकी फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा। आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।